हेलो फ्रेंड्स, चलिए प्रारंभ करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था क्या सामाजिक स्थिरीकरण के बारे में, क्या क्या देखा था। हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं सामाजिक स्थिरीकरण का। कि हमारी सामाजिक स्थिरीकरण में समझा था कि सामाजिक स्थिरीकरण क्या होता है और किस प्रकार से हम सामाजिक समझ सकते हैं। इस तरह की बात हमने की थी कि स्तर इस प्रकार हमारे सामाजिक स्थिरीकरण को बता रहे होते हैं। समाज के अंतर संपत्ति, पद की बात, शक्ति की बात और विभिन्न सुविधाओं के आधार पर यह बात की थी। सामाजिक स्थिरीकरण शब्द की यदि हम बात करें तो कहाँ से आया था हमारे पास सामाजिक स्थिरीकरण शब्द। तो हमने बात की थी भूविज्ञान से हमारे पास सामाजिक स्थिरीकरण का जो शब्द आया भूविज्ञान से आया था। फिर हमने देखा कि सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ किया तो हिब्रू पैगंबर से हमें मिलता है। धन संचय की बात की अरस्तु प्लेटो के विचारों में सामाजिक स्थिरीकरण को हम देख पाते हैं। साथ ही हमने देखा कि 1953 में वेबसाइट और बेनेडिक्ट के द्वारा अपनी पुस्तक क्लास स्टेटस एंड पावर के अंतर्गत इनका विचार आया। फिर हमने मेयर को देखा कि 1955 में मेयर की पुस्तक क्लास एंड सोसाइटी में हमने बात की। फिर 1957 में हेलर की पुस्तक जो सेक्चर सोशल एंड इनइक्वालिटी की बात की, जिसमें उन्होंने तर्क संगत अध्ययन किया था। किसका? सामाजिक स्थिरीकरण का तर्क संगत अध्ययन किसके द्वारा किया गया था? तो हेलर के द्वारा किया गया था। सामाजिक स्थिरीकरण की दो हमारे पास पहलू आती हैं, दो विचारधाराएं आती हैं। एक विचारधारा जिसमें हम ये देखते हैं कि सकारात्मक, न्यायपूर्ण और विचार आधारित प्रक्रियाओं के आधार पर सामाजिक स्थिरीकरण को परिभाषित किया, और दूसरी विचारधारा रेडिकल वाली आती है, इसमें नकारात्मक या न्यायपूर्ण स्थिरीकरण को मानते हैं। फिर हमने पार्सन्स के बारे में देखा कि पार्सन एक प्रकार से सामाजिक स्थिरीकरण के बारे में बताया। नेक्स्ट हमने रेमंड मूरे की परिभाषा को समझा, सोरोकेन और हमारे ऑगबर्ट निमकॉफ की परिभाषाओं को समझा। साथ ही हमने सामाजिक स्थिरीकरण के स्वरूपों की बात की, जिसमें फोटोमोर, सोरोकेन, बेवर, मैकाइवर, कार्ल मार्क्स, डेविस और ऑल्सन की बात की। फिर हमने प्रमुख आधारों की बात की कि प्रमुख आधार प्राणी शास्त्रीय आधार है और सामाजिक सांस्कृतिक आधार, दो आधार मुख्य जो हमारे समाज में हम देख पाते हैं। नेक्स्ट हमने कार्ल मार्क्स के सिद्धांत की बात की। कार्ल मार्क्स ने आर्थिक आधार पर, कार्ल मार्क्स के आधार पर, आर्थिक आधार पर अपने सामाजिक स्थिरीकरण के सिद्धांत को परिभाषित और व्याख्या दी गई है। अब नेक्स्ट सिद्धांत की बात हम बात करते हैं। कार्ल मार्क्स के बाद ही आर्थिक आधार पर एक और हमारे विचारक आते हैं के द्वारा सामाजिक स्थिरीकरण के सिद्धांत को परिभाषित किया। क्या है विचारक और कौन से हैं? तो भाई मैक्स वेबर। क्या नाम है? मैक्स वेबर। पहले भी डिस्कस कर चुके। मैक्स वेबर के द्वारा भी हमारे सामाजिक स्थिरीकरण का जो सिद्धांत दिया गया है का आधार भी क्या है? तो मैक्स वेबर भी आर्थिक आधार पर, मैक्स वेबर का आधार क्या है फ्रेंड? मैक्स वेबर का आधार भी क्या है? आर्थिक आधार। कौन सा आधार है फ्रेंड? का भी आर्थिक आधार है। यह भी अपने आर्थिक आधार पर ही सामाजिक स्थिरीकरण के बारे में समझाते हैं। अब इनके द्वारा क्या क्या और किस प्रकार से समझाया गया है हम बात करते हैं। मैक्स वेबर, मैक्स वेबर की प्रमुख पुस्तक क्या थी? द प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। क्या है? द प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। इन्होंने अपने इस सिद्धांत के बारे में बताने का प्रयास किया है। पूरी की पूरी पद्धति मैक्स वेबर के द्वारा कौन सी रखी? तो कार्ल मार्क्स इस पद्धति की बात करते हैं। तो कह सकते हैं कार्ल मार्क्स की पद्धति का अनुसरण ही के द्वारा किया गया। हम ध्यान रख सकते हैं कार्ल मार्क्स की पद्धति के अनुसार ही मैक्स वेबर ने भी अपना सामाजिक स्थिरीकरण के सिद्धांत को परिभाषित किया या व्याख्या प्रस्तुत की। इनका विश्लेषण कहाँ है? भाई इनका जो विश्लेषण है, मैक्स वेबर जो देते हैं अपने सिद्धांत का, वह विश्लेषण किस पर आधारित है? के विश्लेषण के क्या क्या रहे हैं चर्चा करते हैं। भाई इनके मुख्य बिंदु क्या रहे हैं हमारे मैक्स वेबर के? तो इन्होंने बात की समाज के अंदर शक्ति तक सीमित रखा है, रखा भाई रहा है। और शक्ति को भी आपको पता हो कि मैक्स वेबर के द्वारा शक्ति का एक सिद्धांत भी दिया गया था, है ना। अंत में हमने देखा कि परंपरागत शक्ति है और परंपरा चमत्कारिक है। इस प्रकार से शक्ति के बारे में किसके द्वारा कहा गया? आगे चल के इस शक्ति को ये तीन वर्गीकृत करते हैं। शक्ति को किस प्रकार इन्होंने वर्गीकृत किया है? तो आर्थिक शक्ति, सामाजिक शक्ति और राजनीतिक। किसमें वर्गीकृत किया है? आर्थिक, क्या बात करते हैं भाई आर्थिक के बाद, या राजनीतिक की बात करते हैं? आर्थिक शक्ति, राजनीतिक शक्ति और तीसरी शक्ति ये क्या बताते हैं? तो इसके बाद ये कहते हैं सामाजिक। बात की गई है सामाजिक। इन प्रकार से शक्ति को हटा। कैसी शक्ति? आर्थिक है, राजनीतिक है और सामाजिक। यहाँ पर मैक्स वेबर का विश्लेषण प्रारंभ होता है। किस किस आधार पर? आर्थिक आधार पर, राजनीतिक आधार पर और
सामाजिक आधार, तीनों विश्लेषण को हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि आर्थिक आधार पर किस प्रकार से परिभाषित करने का प्रयास किया है। आर्थिक आधार जब हम लेते हैं तो आर्थिक आधार इन हमारे मैक्स वेबर साहब का क्या रहा। चलिए बात करते हैं आर्थिक आधार की। आर्थिक आधार पर मैक्स वेबर ने क्या क्या रखा। आर्थिक आधार पर मैक्स वेबर कहते हैं उत्पादन के साधन की बात करते हैं। मैंने कहा ना कि कार्ल मार्क्स की पद्धति पर आधारित है। कार्ल मार्क्स ने भी उत्पादन के साधन की बात की थी, यहाँ पर मैक्स वेबर भी क्या कर रहे हैं, उत्पादन के साधन की बात कर रहे हैं। किसकी बात की गई है, उत्पादन के साधन। उत्पादन के साधन की बात भी कार्ल मार्क्स की मैक्स वेबर के द्वारा उत्पादन के साधन रखते हैं सबसे पहले। अब उत्पादन के साधनों के साथ साथ ये क्या रखते हैं, बाजार को भी रखते हैं। किसको रखते हैं, बाजार को रखते हैं, यानी कि बाजार के जो संबंध हैं, बाजार संबंधों को भी मैक्स वेबर ने शामिल किया। यही उनकी खास बात है। जिस प्रकार कार्ल मार्क्स ने बाजार के संबंधों को नहीं रखा, लेकिन मैक्स वेबर के द्वारा बाजार के संबंधों को भी यहाँ भी प्रमुखता से रखा गया है। और क्या रख रहे हैं, तो भाई अब मैक्स वेबर और क्या कहते हैं, उत्पादन के साधन रख रहे हैं, बाजार के संबंध रख रही है, साथ ही साथ इनका रखना क्या है, वस्तुओं की बिक्री एवं निर्माण की बात की इनके द्वारा। भाई वस्तुओं की बिक्री और निर्माण की बात भी यहीं पर की गई है। वस्तु की बिक्री और निर्माण की बात। ठीक, उत्पादन के साधन अलग हो गए, है ना, संबंध अलग हो गए, वस्तुओं का निर्माण अलग बात है और उनकी बिक्री अलग बात है। बिक्री कौन करता है, सेल्समैन करेगा, है ना। निर्माण कौन करेगा, तो उद्योगपति निर्माण करेगा। संसाधन कौन लगाएगा, संसाधन के लिए अलग है। तो ये तीन बातें आई। और क्या खास बात बताते हैं। अब बात ये आती है संपत्ति के, संपत्ति के संचय की प्रवृत्ति की बात भी कही है। संपत्ति के संचय कि भाई जो संपत्ति का संचय करेगा, इच्छा किसकी है। मान के चलिए हम जब देखते हैं जैसे कि एक गरीब व्यक्ति, क्या वह पूंजी का या संपत्ति का संचय कर पाता है, नहीं कर पाता है। लेकिन उद्योगपति क्या करते हैं, संपत्ति का संचय करने की इच्छा है, भाई मैंने इस प्रोडक्ट में लगाया या इस इंडस्ट्री में लगाया, फिर उठा के मैं क्या करता हूँ, वो इंडस्ट्री से जो पूंजी आती है उस पूंजी का हम किसी दूसरे में क्या कर देते हैं, लगा देते हैं, यानी कि संचय कर देते हैं। इन्वेस्टमेंट जिसे कहा जाता है कि एक से हमने अर्न किया और दूसरे में हमने क्या कर दिया, इन्वेस्ट कर दिया। तो यह प्रवृत्ति क्या कहलाती है, संपत्ति के संचय की प्रवृत्ति कहलाती है। और इसी के आधार पर क्या हुआ, आर्थिक एवं सामाजिक प्रतिष्ठा की दृष्टि, आर्थिक एवं सामाजिक प्रतिष्ठा, कौन सी, आर्थिक एवं सामाजिक आ जाती। भाई यह भी यदि किसी आवश्यक है आर्थिक और सामाजिक प्रतिष्ठा, तो क्या कहेगा, बढ़ाएगा ना, लोगों से मिलेगा। यदि मैं कहूँ कि भाई किसी व्यक्ति को सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ानी है, ज़्यादा से ज़्यादा करें, तो व्यक्ति क्या करते हैं, समाज में रहने वाले अन्य व्यक्तियों से अंतःक्रिया करेंगे, उनसे संबंध स्थापित करेंगे, तो धीरे धीरे व्यक्ति की क्या होने लगती है, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ने लगती है। इसी प्रकार आर्थिक प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, अर्थ देते हैं। आर्थिक प्रतिष्ठा बढ़ाने, भाई आज मेरे पास छोटा सा व्यापार है, कल उस व्यापार को मैं और बड़ा करूंगा, परसों और बड़ा करूंगा, शनै शनै उस व्यापार को मैं क्या करता जाऊंगा, बड़ा करता जाऊंगा, जिससे कि आर्थिक प्रतिष्ठा क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। और इन सभी कारणों से, ये जो कारण बन रहे हैं, इन सभी कारणों से बात आ जाती है, सभी कारणों से मैक्स वेबर कहते हैं कि अब क्या होने वाला है, सभी से क्या मिलने वाली, तो इन सभी से हमें क्या मिलेगी, आर्थिक शक्ति मिलेगी ना। यदि आपके पास आप क्या है, आपके पास क्या है, उत्पादन के साधन है, आपके पास बाजार में बहुत ज़्यादा संबंध है, आप वस्तु की बिक्री और निर्माण से भी संबंधित है, संपत्ति का संचय कर पा रहे हैं, तो आर्थिक और प्रतिष्ठा भी संपन्न, तो निश्चित बात है आपके पास क्या होगी, आपके पास यहाँ पर होने वाली क्या है, आर्थिक शक्ति होने वाली है। तो एक वर्ग कैसा आ जाएगा, आर्थिक वर्ग आ जाएगा। और दूसरा वर्ग जिसके पास ये सभी नहीं है, वह क्या है, उसके पास आर्थिक शक्ति नहीं होगी। यही इनके आर्थिक आधार पर, यानी कि पहला जो आधार इनके द्वारा दिया गया था आर्थिक, वह, अब हम दूसरे आधार की बात करते हैं। दूसरे आधार की जब हम बात करते हैं तो वह दूसरा आधार देख लेते हैं हम, मैक्स वेबर का सामाजिक, है ना। अभी हमने क्या देखा, मैक्स वेबर का आर्थिक आधार देखा, अब हम बात कर रहे हैं मैक्स वेबर के सामाजिक की बात कर लेते हैं।
मैक्स वेबर सामाजिक की बात करते हैं। भाई सामाजिक शक्ति की बात करते हैं तो सामाजिक शक्ति कार उत्पन्न हो रही मैक्स वेबर के द्वारा दी गई है। सामाजिक शक्ति के बारे में मैक्स वेबर क्या कहना चाहते हैं कि समाज में शक्ति कैसे बढ़ेगी? तो समाज में शक्ति के लिए इन्होंने क्या कहा? परिस्थिति शब्द का प्रयोग किया। किसका प्रयोग किया? ये कहते हैं परिस्थिति के बारे में बात की भी, समाज में कैसे बढ़ने वाली है हमारी शक्ति। यदि आपके पास समाज में रहते हुए कोई सामाजिक पद उच्च स्तर का है तो निश्चित बात है आपकी समाज में परिस्थिति क्या हो जाएगी? निश्चित बात है उच्च हो जाएगी। क्या हो जाएगी? उच्च हो जाएगी। और यह जो परिस्थिति है कैसे बंधी हुई है? परिस्थिति मूल्यों से बंधी हुई। परिस्थिति से बंधी हुई मैक्स वेबर कहते हैं परिस्थिति सामाजिक मूल्यों से बंधी हुई है। किस बंधी हुई? सामाजिक मूल्यों से बंधी है परिस्थिति। यदि आपके पास कितना ही धन हो और यदि आप समाज के मूल्यों का पालन नहीं कर रहे हैं तो हो सकता है आर्थिक शक्ति आपके पास हो लेकिन सामाजिक शक्ति क्या हो जाएगी? आपकी शून्य हो जाएगी। क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा व्यक्ति यदि किसी पद पर है तो पद की गरिमा प्राथमिक होती है, ना कि व्यक्ति की व्यक्तिगत गरिमा। आपने अक्सर एक बात नोटिस की होगी कि यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके पास समाज में एक बड़ा पद है, कोई भी बड़े पद की हम बात कर लेते हैं, कोई भी पद है तो निश्चित बात है जब वह पद उससे खत्म हो जाता है, हट गया ना पद, भाई कितने साल कोई भी पद की, यदि मैं कहूँगी किसी पद पर आप हैं तो भाई 65, चलिए कुछ पद के लिए थोड़ी और प्लस कर दी जाती है। इस पद के बाद जब इस पद से आप क्या होते हैं? रिटायर होते हैं, तो उस समय क्या रिस्पेक्ट होता है? यदि आपने सामाजिक शक्ति प्राप्त कर रखी तो निश्चित बात है उस पद को रिटायर होने के बाद भी आपकी शक्ति बरकरार रहेगी। लेकिन यदि आपने सामाजिक शक्ति प्राप्त नहीं की तो निश्चित बात है वह व्यक्ति जो आपसे उस पद पर रहते हुए अंतःक्रिया करते थे वह पद से हट जाने के बाद अंतःक्रिया नहीं कर। यहाँ तक क्लियर है? तो यहाँ पर प्रमुख बात है कि परिस्थिति किससे बंधी हुई? परिस्थिति सामाजिक मूल्यों से बंधी हुई है। और इस परिस्थिति का जो मूल्यांकन है, अब बात करते हैं भाई सामाजिक पदों से बंधी है तो परिस्थिति का मूल्यांकन कैसे किया जाएगा? तो परिस्थिति का मूल्यांकन करने के लिए मैक्स वेबर क्या कहते हैं, यहाँ पर कुछ चीज़ों का उल्लेख मैक्स वेबर के द्वारा पुनः किया गया कि भाई इन परिस्थितियों का मूल्यांकन कैसे किया जाएगा, कौन से ऐसे आधार होंगे जिन आधारों पर मान करते हुए परिस्थिति का मूल्यांकन किया जाए। तो मैक्स वेबर यहाँ पर कहते हैं सबसे पहली बात करते हैं भाई शिक्षा की। इसकी बात की है इनके द्वारा कि सबसे पहली बात करते हैं शिक्षा की। यदि आप समाज में शिक्षित हैं तो निश्चित बात है आपकी सामाजिक शक्ति क्या होने वाली है? उच्च होने ही वाली है। दूसरा इनके द्वारा क्या बताया गया है मूल्यांकन में? दूसरा यह कहते हैं कि भाई नातेदारी, क्या बात की इनके द्वारा? नातेदारी। नातेदारी में क्या होता है भाई? नातेदारी व्यवस्था में क्या होता है? कहते हैं ना कि भाई वह हमारा नातेदार, खास नातेदार। सिद्ध बात है नातेदारी में जो आपको पद मिल रहा है उस पद के कारण भी सामाजिक परिस्थिति का क्या किया जाता है फ्रेंड्स? मूल्यांकन किया जाता है। क्लियर हुआ यहाँ तक? तो यही हमारी मैक्स वेबर की क्या है? सामाजिक, क्या है मैक्स वेबर की? सामाजिक। नेक्स्ट उनके द्वारा क्या शक्ति बताई गई थी? राजनीतिक शक्ति। अब हम बात करते हैं राजनीतिक शक्ति किस प्रकार की बात की गई है। तो मैक्स वेबर की ही हम राजनीतिक शक्ति की बात कर लेते हैं कि राजनीति, राजनीतिक शक्ति किस प्रकार है, राजनीतिक शक्ति के बारे में मैक्स वेबर के क्या विचार रहे हैं। राजनीतिक शक्ति के बारे में क्या कहते हैं? तो इसे भी मैक्स वेबर क्या मान के चलते हैं? अवशेषी संदर्भ में रखते हैं। कैसे संदर्भ में रखते हैं? अवशेषी संदर्भ रखा है यहाँ पर मैक्स वेबर के द्वारा। कौन सा संदर्भ है यहाँ पर? अवशेषी संदर्भ की बात की कि राजनीति जो है वह अवशेषी संदर्भ में है। और क्या खास बात करते हैं? अवशेषी संदर्भ यानी कि जब तक राजनीतिक शक्ति है आपके पास, यहाँ पर भी देखिए कहीं ना कहीं बात परिस्थिति या पद की यहाँ भी जुड़ जाती है। क्या है? पद या परिस्थिति की बात यहाँ भी जुड़ जाएगी। लेकिन यह पद क्या है? एक निश्चित समय में बदल भी सकता है। जैसे कि यदि आप बात करेंगे जब सत्ता में कोई व्यक्ति आता है और सत्ता में आने के बाद यह सत्ता
में आने के बाद लोकतांत्रिक तरीके से कार्य नहीं कर पाता तो क्या होता है, पद से उसे हटा दिया। यानी कि दो पक्ष हमेशा राजनीति में चलते हैं। हम क्या कहते हैं भाई, एक सत्ताधारी पक्ष क्या आ जाएगा, जिसके पास सत्ता है वह क्या कहलाता है, सत्ताधारी कहलाता है। और दूसरा जिसे हम क्या कहते हैं, विपक्ष कहते हैं। निश्चित बात है कि भाई सत्ताधारी पक्ष यदि कार्यों का क्रियान्वयन सही तरीके से नहीं करता है तो विपक्ष इस पर क्या है, दृष्टि रखता है। विपक्ष के द्वारा इस सत्ताधारी पक्ष को क्या किया जा सकता है, हटाया जा सकता है, बहुमत को खत्म किया जा सकता है। इसलिए ये से मैक्स वेबर के द्वारा क्या कहा गया, अब से संदर्भ रखा गया है। इस प्रकार हमने बात की भाई सामाजिक पद, ठीक है ना, वहां पर हमने आर्थिक पद की बात की। तो इन दोनों में क्या एक निश्चित समय तो है, लेकिन इसमें क्या है, एक अनिश्चितता है। चलिए आगे बात करते हैं। और क्या कहते हैं, जब राजनीतिक है तो राजनीतिक पद हमें कैसे मिलता है, तो निश्चित बात है आर्थिक और सामाजिक के आधार पर। किसके आधार पर मिलता है, आर्थिक शक्ति और सामाजिक शक्ति यदि आपके पास है तभी आपको राजनीतिक शक्ति मिल पाती है। ऐसा है, समाज में आपके बहुत ज़्यादा अंतःक्रिया है, बहुत ज़्यादा संबंध है, तभी आप राजनीतिक शक्ति को प्राप्त कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। कहते हैं ना कि जब भी हम राजनीतिक सत्ता में जाते हैं सबसे पहले क्या देखा जाता है कि भाई आपके सामाजिक संबंध कितने हैं, आपके पास अर्थ कितना है। क्योंकि राजनीतिक में जाने पर आप क्या है, अन्य व्यक्तियों क्या करने वाले, मदद करने वाले। वोट बैंक कहाँ से मिलने वाला, समाज से मिलने वाला, इसलिए आपके पास सामाजिक शक्ति होना जरूरी है। अर्थ कहाँ से मिलने वाला, निश्चित बात है यदि आपके पास आर्थिक शक्ति है तभी ना वोट बैंक आपका बढ़ पाएगा। दो खास बात इनके द्वारा की गई है। और यहीं पर एक्स वेबर कहते हैं जिनके पास आर्थिक शक्ति ज़्यादा होगी। एक्स वेबर कहना क्या रहा है, जिनके पास आर्थिक शक्ति ज़्यादा होगी वही राजनीति में क्या हो पाएगा, पद, सॉरी, उच्च पद पर पदस्थ हो पाएगा, पद प्राप्त कर पाए। पद प्राप्त करे, यहाँ पर इनकी क्या है, राजनीतिक। तीन प्रकार की शक्ति मैक्स वेबर के द्वारा बताई। पहली, आर्थिक आधार पर शक्ति, राजनीतिक आधार पर और सामाजिक आधार पर। आर्थिक आधार पर इन्होंने क्या बताया, उत्पादन के साधनों को रखा, बाजार संबंधों को रखा, वस्तु की बिक्री और निर्माण को रखा, संपत्ति का संचय रखा, आर्थिक एवं सामाजिक प्रतिष्ठा की बात की। सामाजिक शक्ति में भी ये क्या कहते हैं, परिस्थिति ऐसी होना चाहिए जो सामाजिक मूल्यों से बंधी है। और सामाजिक मूल्यों का मूल्यांकन किसके आधार पर किया गया, भाई शिक्षा और नातेदारी व्यवस्था के आधार पर किया गया। जब राजनीतिक शक्ति की बात करते हैं तो राजनीतिक शक्ति को अपशेषी के संदर्भ में रखा गया है, क्योंकि जब आर्थिक और सामाजिक शक्ति होगी तभी आप राजनीतिक शक्ति पर उच्च पद को प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर स्त्रीकरण दिखाई दे रहा। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। संरचनात्मक प्रकारवादी, संरचनात्मक प्रकारवादी ये क्या कहते हैं हमारे सामाजिक स्त्रीकरण में, का कहना भी हम देख लेते हैं। हम किसे रखते हैं, संरचनात्मक हमारे कुछ विचारक आते हैं जैसे कि किंगस्लर डेविस है, विल्बर्ट मूर हैं, ये हमारे कैसे हैं, संरचनात्मक में आते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर हम उन्हीं की बात करेंगे। सबसे पहले किंगस्लर डेविस, डेविस हैं, डेविस हैं हमारे। विल्बर्ट मूर की बात है यहाँ पर जो संरचनात्मक में आ रहे हैं, विल्बर्ट मूरे या मूर मिल जाएंगे आपको लिखा हुआ। और क्या है ना, पार्सन्स भी कहीं ना कहीं संरचनात्मक में आते हैं, लेकिन संरचनात्मक के बाद उन्होंने जब विल्बर्ट मूर ने परिभाषित कर दिया, डेविस ने परिभाषित के बाद जो हमारे आते हैं वह पार्सन्स की बात हम कर सकते हैं। के द्वारा किस प्रकार से सामाजिक स्त्रीकरण को बताने का प्रयास किया है, इनके द्वारा जो बुक लिखी गई थी, सम स्ट्रेटिफिकेशन, सम प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन, क्या पुस्तक लिखी गई थी, सम प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन। पुस्तक में द्वारा इस सिद्धांत प्रतिपादित किया,
और इस सिद्धांत के अंतर्गत ये क्या कहते हैं, हालांकि इस सिद्धांत को प्रतिपादित करने के बाद पार्सन्स द्वारा भी यह जुड़े, यानी पार्सन्स भी सिद्धांत में आते हैं और उन्होंने सामाजिक व्यवस्था को आधार मान के आगे बताने का प्रयास किया है इस सिद्धांत को। यहाँ पर क्या कहा गया है कि समाज में क्या है, समाज में क्या है, व्यक्ति के पास क्या रहते हैं, तो इनने कहता है समाज में व्यक्ति के पास क्या है, लक्ष्य है। समाज में व्यक्तियों के पास क्या होते हैं, लक्ष्य। और इन लक्ष्यों की पूर्ति कैसे करना है, भाई लक्ष्य है तो निश्चित बात है लक्ष्य की पूर्ति भी आपको करना है। इन लक्ष्यों की पूर्ति करने के लिए आपको किस आवश्यकता है, और आवश्यकता में आप क्या करेंगे, जैसे जैसे आप लक्ष्य की पूर्ति करते जाते हैं, जैसे हम कहें कि भाई आपके द्वारा कोई एक लक्ष्य बनाया गया है, जैसे हम जब पढ़ाई करते हैं, स्टडी करते हैं, तो निश्चित बात है भाई हमने 12th किया, 12th के बाद हमारा लक्ष्य क्या होता है, हमें ग्रेजुएशन करना, ग्रेजुएशन के बाद हमारा लक्ष्य क्या होता है, भाई पोस्ट ग्रेजुएशन करना, या और भी हमने कहा भी पीएचडी या एमफिल या नेट, ये हमारे सब क्या लक्ष्य। जैसे जैसे आप लक्ष्य प्राप्त करते जाते हैं वैसे वैसे स्थिति क्या होती जाएगी, आपका जो स्तर है, यहाँ पर एक स्तर है, फिर ग्रेजुएशन का स्तर है, फिर आप कहेंगे पोस्ट ग्रेजुएशन का स्तर है, फिर पीएचडी, तो ये स्तर क्या होता जाता है आपका, बढ़ता जाता। इसी आधार पर ये कैसा है, प्रकारवादी, यानी कहीं ना कहीं समाज में हम कैसी बात कर रहे हैं, सामाजिक संरचना में सकारात्मक योगदान कैसे बढ़ रहा है, प्रकारवादियों के द्वारा बात की गई, तो निश्चित बात है समाज में सकारात्मक योगदान की बात यहाँ पर निकल के हमारे सामने आ जाती है। आगे क्या कहना चाहते हैं, और ये जो लक्ष्य प्राप्त हम कैसे कर रहे हैं, तो निश्चित बात है हम पहले से भी कह चुके हैं, यदि प्रकार बात है तो लक्ष्य की प्राप्ति कैसे होना है, सामाजिक मूल्य के अनुसार। लक्ष्य प्राप्ति कैसे होने वाली है, सामाजिक मूल्य के अनुसार। कैसे प्राप्त होने वाली है, सामाजिक मूल्यों के अनुसार लक्ष्य की प्राप्ति होने वाली है। तो सामाजिक मूल्य यहाँ पर प्राथमिकता से बताया गया है कि सामाजिक मूल्य के आधार पर ही हमें क्या करना है, इन लक्ष्यों की हमें प्राप्ति करना है। और जब आप सामाजिक लक्ष्यों की प्राप्ति सामाजिक मूल्यों के आधार पर करते हैं, तो बात है आपकी शक्ति और प्रतिष्ठा क्या हो जाती है, शक्ति प्लस प्रतिष्ठा समाज में कैसी हो जाएगी भाई। जैसे कहा ना कि हमने लक्ष्य था, यहाँ पर यदि आप ध्यान, एक लक्ष्य 12th, फिर आपने क्या किया भाई, आपने ग्रेजुएशन पर आ गए, फिर पोस्ट पर आ गए, धीरे धीरे आप एक एक लक्ष्य प्राप्त करते जा रहे हैं। और लक्ष्य प्राप्त करने कैसे, सामाजिक मूल्यों के अनुसार, सामाजिक मूल्यों के अनुसार लक्ष्य प्राप्त कर रहे हैं, तो आपकी क्या शक्ति और प्रतिष्ठा कैसी होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, धीरे 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 उच्च होती जा रही है। और यही उच्चता क्या निर्माण कर रही है, यही उच्चता निर्माण करती है आपके पास भाई किसकी, सामाजिक स्तरीकरण को, इसे सामाजिक स्तरीकरण को बताती है। अब इसी के साथ साथ जब आप स्त्रीकरण में बढ़ रहे हैं, तो और सामाजिक अनुसार है, सामाजिक नियमों के अनुसार है, तो समाज आपको क्या देता है, यहाँ पर एक बात और कहते हैं, जब प्रतिष्ठा बढ़ती है समाज आपको क्या करता है, सम्मानित करता है। क्या करता है, समाज आपको सम्मानित करता है ना। समाज क्या करेगा भाई, आपको सम्मानित करेगा जब आपने कहा। और सम्मानित में क्या है, फिर जब सम्मानित की बात करते हैं, तो यहाँ पर डेविस जी कह रहे हैं सम्मान प्रकार, यानी सम्मान का भी फिर ये बताते हैं कि ये जो सम्मान है, सम्मान का प्रकार से सम्मान किया जाता है। सम्मान को फिर ये बताते हैं भाई सम्मान में क्या क्या देंगे आपको, है ना, सम्मानित किस प्रकार करेंगे, सम्मान में क्या मिलने वाला है, तो उनके बारे में भी यहाँ पर डेविस और विल्बर्ट मूर ने बताया है। सम्मान में क्या है, सबसे पहले समाज क्या देता है, वे वस्तुएं प्रदान करता है समाज जो कि आपके लिए कैसी है, आवश्यक है। कैसी है, जीवन धारणा की आवश्यक, जीवन के लिए ऐसी वस्तुएं देगा समाज आपके लिए जो आपके जीवन के लिए आवश्यक हैं। ठीक है ना, जीवन के लिए आवश्यक, या ये कह सकते हैं कि आपके जीवन को क्या दे रही हैं, आराम देने वाली वस्तुएं दे सकता है। और दूसरा ये क्या बताते हैं, सौंदर्य बोधक की बात भी करते हैं।
वे वस्तुएं जो आपके सौंदर्य बोध को बढ़ाती हैं, वे वस्तुएं भी आपको सम्मान में दी जा सकती हैं। और क्या होंगी? जीवन को आराम माना, जैसे हम कहते हैं ना कि भाई यदि आपने कोई समाज में उच्च कार्य किया तो सबसे पहले वो क्या करता है, जैसे आज हम बात करें गुरु परमा की बात है, प्रत्येक टीचर के लिए क्या होगा, कोई ना कोई गिफ्ट मिला, और गिफ्ट में क्या मिला होगा कि टीचर के लिए कलम मिली होगी बहुत अच्छी, किसी के लिए कॉपी मिली होगी, किसी के लिए डायरी मिली होगी। ये क्या है? कि आपके आरामदायक सौंदर्य बोधक, जैसे आप कहते हैं कि सौंदर्य प्रतियोगिता में यदि आप है, जिसके कारण समाज में आपको एक क्या मिलने वाली है, उच्च प्रतिष्ठा मिलने वाली है। यदि ब्यूटी कॉन्टेस्ट में है तो निश्चित बताइए ब्यूटी कॉन्टेस्ट में क्या उपहार होंगे आपके लिए, कोई ब्यूटी से संबंधित ही उपहार होंगे, भाई सौंदर्य बोधक में आ जाएंगे वो सारे। और उसके बाद यह क्या बताते हैं कि प्रतीकात्मक, प्रतीकात्मक, और क्या बात करते हैं, प्रतीकात्मक ही हो सकते हैं। अब प्रतीकात्मक में क्या हो सकते हैं, जैसे कि जब आपने देखा हो अक्सर प्रतीक स्वरूप जो भेंट दी जाती है, आप बहुत अच्छे वक्ता हैं तो निश्चित बात है आपको कुछ ऐसा मिलेगा जो उस कार्य को शो कर रहा होगा। क्या ये वक्ता है तो हो सकता है बोलने से संबंधित कोई अच्छा आपको प्रतीक मिल जाए, तो वो सारी किस में आएंगी, प्रतीकात्मक में आ जाएंगी। तो ये 3 प्रकार की सम्मान हमारे समाज के द्वारा व्यक्ति विशेष दिए जाते हैं। तो फ्रेंड ये थी हमारी सिद्धांत रह गए थे, उन सिद्धांतों को हमने आज कंप्लीट किया। और नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे, जो भी हमारे नेक्स्ट क्लास आएगी, वैसे आप सभी क्लास में जुड़े रहिए और हमारी अपनी तैयारी को और बेहतर ढंग से बनाते जाइए। हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमारे ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं, और ऐप को इंस्टॉल कर दिए आपको हमारी लाइव क्लास के सारे नोटिफिकेशन ऐप पर मिलते जाएंगे।